Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you once again on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 6 on set theory. Basically, the topic is related to relations. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसमें हम रिलेशंस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें और थम्स अप का बटन भी प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर की, आपको निकालना सिखाया कि कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा नहीं। आज बेसिकली हम लोगों ने उसी को प्रोसीड करना है, लेकिन एक वर्ड साथ में क्लियर ऐड कर देना है। मतलब आज हमने वही 3 रिलेशंस आपको बताने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन आज हम लोगों ने आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर बताना है, सिमेट्रिक क्लियर बताना है और ट्रांजिटिव क्लियर बताना है। तो मूव करते हैं कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव क्लियर है वो क्या चीज़ है। रिफ्लेक्सिव क्लियर आपके पास क्या होता है, बेसिकली एक रिलेशन अगर आपके पास है किसी सेट ए पर डिफाइंड है, तो जो आपके पास यूनियन होता है किसका, रिलेशन का और आपके पास डायगोनल रिलेशन का, ये चीज़ जो है, ये डेल आर जो है, इसके 3 नाम प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको बताए हैं। गो थ्रू प्लीज़ कर लें, तभी आपको समझ आ जाएगा। इसको आप कहते हैं डायगोनल रिलेशन भी कहते हैं, इसको आप आइडेंटिटी रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको आप इक्वलिटी रिलेशन भी कहते हैं, इक्वलिटी रिलेशन, ठीक है। ये जो डेल आर मैंने आपको बताया बेसिकली डेल ए होता है, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आप ए पर डिफाइन करते हैं। तो जब आप उस डायगोनल या आइडेंटिटी रिलेशन का गिवन रिलेशन के साथ क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं, तो वो अब फिर आपके पास एक नया नाम ले लेता है जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव क्लियर ऑफ आर, कि आर का आपने क्या ले लिया, रिफ्लेक्सिव क्लियर ले लिया। इसके एग्जाम्पल हम साथ साथ डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट है, एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, सेट ए 1 2 3 और 4, और रिलेशन कोई सा भी आपको दिया हुआ है, क्या देता है, 1 1 1 3 2 4 3 1 3 3 4 3, कोई सा भी रिलेशन वो आपको दे सकता है, और आपको कहता है क्या फाइंड करें, फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लियर ऑफ आर। आपने रिफ्लेक्सिव क्लियर निकालना है किसका, आर का। वो किस तरीके से निकलेगा, आपको मैंने यहाँ डेफिनेशन में बताया है कि आप रिफ्लेक्सिव क्लियर निकालेंगे आर यूनियन डायगोनल रिलेशन ऑन ए। आर आपके पास ये सारा है, मींस आर यही आएगा। आपने डायगोनल में से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर पहले मौजूद ना हो। मतलब पहले मैं आपको बता दूं डेल ए में क्या एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के मुताबिक, इस सेट के मुताबिक डेल ए में आएंगे डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4, ये एलिमेंट्स यहाँ पर आने चाहिए डेल आर में। लेकिन आपने पहले इनमें से देख लेने हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें 1 1 मौजूद है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 3 मौजूद है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं लिखना और ये नहीं लिखना। इसके अलावा जो रह जाते हैं उसको यहाँ पर आपने इसके साथ यूनियन में ऐड कर देना है। वो कौन कौन से आपके पास, 2 2 और क्या है आपके पास, 4 4। अब जब आप इसका आंसर लिखेंगे वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर तो सारा का सारा आ जाएगा और उसके साथ एडिशनल ये 2 और ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे जो बेसिकली रिफ्लेक्सिव क्लियर ऑफ आर को डिफाइन करेंगे। मतलब 1 1 1 3
2 4 3 1 3 3 4 3 और साथ में चले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 2 2 और साथ में 4 4। ये बेसिकली आपके पास क्या डिफाइन हुआ है, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव क्लेयर बना है किसका, इस रिलेशन का। डिस्कशन करें सिमेट्रिक क्लेयर पर, तो सिमेट्रिक क्लेयर की डेफिनेशन आपके पास क्या है, कोई रिलेशन अगर आपका किसी सेट ए पर मौजूद है तो आप आर यूनियन आर इनवर्स को सिमेट्रिक क्लेयर ऑफ आर कहते हैं। मतलब जो भी रिलेशन है आपका आर, उसका इनवर्स निकालें, आर के साथ उसका यूनियन ले लें, तो अब आपके पास एक नया रिलेशन बनेगा। उस नए रिलेशन को आप सिमेट्रिक क्लेयर ऑफ आर कहेंगे। एग्जाम्पल से ही करते हैं, प्रीवियस ही एग्जाम्पल को मैं प्रोसीड कर रही हूँ कि आपके पास अगर ए सेट है क्या 1 2 3 और रिलेशन आर आपके पास क्या है, वो प्रीवियस रिलेशन ही लिख रही हूँ 1 1 1 3 2 4 3 1 3 3 4 3 और आपको कह देता है कि क्या मालूम करें, सिमेट्रिक क्लेयर मालूम करें। क्या मालूम करें, सिमेट्रिक क्लेयर ऑफ आर, ये आपने मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली सबसे पहले इसका इनवर्स निकालेंगे। आपने ये डेफिनेशन फुलफिल करनी है। आर आपके पास है ऑलरेडी, आपने आर इनवर्स मालूम करना है। आर इनवर्स मालूम करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि डोमेन को को डोमेन बना दें, मतलब ऑर्डर पेयर को रिवर्स कर दें। ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है। 4 2 1 3 3 3 और 3 4। रिफ्लेक्सिव क्लेयर के लिए आपने क्या करना है, आर यूनियन आर इनवर्स कर लेना है। इसमें आर तो आपका सारा आ जाएगा 1 1 1 3 2 4 3 1 3 3 4 3, मतलब मैं इस ब्लैक का और इस ब्लू का यूनियन ले रही हूँ। ये सारा हो गया। अब देखें 1 1 ऑलरेडी हो चुका है, नहीं लिखने की ज़रूरत। 3 1 हो चुका है, नहीं लिखने की ज़रूरत। 4 2 नहीं हुआ, यहाँ पर मेंशन कर दें। 1 3 देख लें, यहाँ पर मौजूद है। 3 3 देख लें, यहाँ मौजूद है। 3 4 देख लें, यहाँ पर नहीं मौजूद, तो आप यहाँ पर क्या लिख दें 3 4। अब ये जो रिलेशन है, ये वाला सारा, ये आपके पास एक नया नाम ले चुका है और इसका नाम अब की बार आपके पास क्या है, सिमेट्रिक क्लेयर ऑफ आर। ये जो रिलेशन है इसका सिमेट्रिक क्लेयर आपने निकाल लिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास ट्रांजिटिव क्लेयर। क्या होता है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन अ सेट ए, कोई सेट ए है उस पर रिलेशन है कोई सा भी, देन आर यूनियन 1 अप टू इन्फिनिटी आर आई, ये जो स्ट्रक्चर है इज कॉल्ड आ ट्रांजिटिव क्लेयर ऑफ आर। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल करूँ, लेकिन मैं फाइनाइट के लिए कर रही हूँ। ये बहुत जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लिहाजा ये अक्सर फाइनाइट के लिए ही पूछा जाता है, इनफाइनाइट के लिए ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने एक सेट लिया है ए जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो ट्रांजिटिव क्लेयर के लिए रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा आर इज इक्वल्स टू यूनियन, और मेरी वेरिएशन कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मतलब 1 अप टू 3 आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा, और यहाँ पर आर आई। मज़ीद मैं इसको अगर सिंपल फॉर्म में कह दूं तो वेरिएशन 1 अप टू 3 है, तो इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने निकालना है आर क्यूब। क्या निकालना है, आर क्यूब तक। मतलब ये चीज़ आपको किस तरीके से डिफाइन होगी कि पहले आपने 1 वेरिएशन देनी है तो वो आपके पास R1 आ जाएगा, फिर यूनियन उसका लेना है। जब यहाँ आई की वेरिएशन क्या देंगे 2, तो R2, फिर यूनियन लेना है, फिर यहाँ आई की वेरिएशन क्या हो जाएगी 3। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास बेसिकली क्या है, ट्रांजिटिव क्लेयर ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी एक चीज़ को मैं मज़ीद मैथमेटिकल करने लगी हूँ ताकि आपको ये ब्लू वाला समझ आ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है। ये मेरे पास सेट ए है, ठीक है, और इसका मैं कोई रिलेशन ले लेती हूँ। रिलेशन मेरे पास है 1 2 2 3 और नेक्स्ट रिलेशन है मेरे पास 3 3, मतलब ऑर्डर्ड पेयर। अब मैंने क्या निकालना है, मैंने इसका निकालना है ट्रांजिटिव क्लेयर। इसका ट्रांजिटिव क्लेयर निकलना है तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये R1 यूनियन R2 यूनियन R3। अगर 4 होते तो यूनियन R4 भी हो जाता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसलिए ये कम सेट्स के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो मैं R³ के लिए डिफाइन कर रही हूँ। तो R तो मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए, R² चाहिए। R² बेसिकली आपके पास कंपोजिशन होती है, तो R² फाइंड आउट कर लें पहले। नंबर 1 ये आपको चाहिए था, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। नंबर 2 के लिए R² आपको चाहिए। R² मैंने आपको डायरेक्टेड ग्राफ्स के थ्रू सिखाया है, मतलब ये आपके पास डिफाइन हो गया एरो डायग्राम बेसिकली। 1 2 2 3 3 3, ये तो हो गया आपके पास एक R। आपने बनाना है R², मतलब एक और R आगे आपने अटैच करना है। वो आपके पास क्या बनेगा, 1 को मैप करना है 2 पर, 2 को मैप करना है 3 पर और 3 को मैप करना है 3 पर। मतलब मैं यहाँ पर आपके पास R² निकालने लगी हूँ। R², 1 2 पर मैप हो रहा है, ठीक है, और 2 फर्दर आगे किस पर मैप हो रहा है, 3 पर, तो यहाँ पर आएगा 1 3। इसी तरीके से 2 मैप हो रहा है 3 पर और 3 आगे मैप किस पर हो रहा है, 3 पर, तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3। फिर देखें 3 3 पर मैप हो रहा है और 3 अगेन मैप किस पर हो रहा है, 3 पर। कंपोजिशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है आपको। ये आपके पास आ गया R², क्योंकि यहाँ पर भी एक R था। देखें एक R 2 R, दूसरा वाला भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं थर्ड वाला यहाँ पर फाइंड आउट करने लगी हूँ। वो मुझे क्या चाहिए, R³, मतलब इसके साथ एक और मुझे R अटैच करना पड़ेगा। एक और R अटैच कर लेते हैं। 1 मैप हो रहा है 2 पर, ये 2 मैप हो रहा है 3 पर और 3 भी मैप हो रहा है 3 पर। मतलब अब मैंने क्या करना है, अब मैंने मैपिंग इस तरीके से करना चाहे इस तरीके से कर लें, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इसको आगे लेके जाना चाह रहे हो, मतलब और तरीके से, उस तरीके से कर लेते हैं। चले मैं उस तरीके से आपको कर लेता ताकि आप मज़ीद इन एरोज से ना परेशान ना हो। अब ये थर्ड पार्ट है, मैं यहाँ पर करने लगी। आपने क्या लिखना है, R² लिखना है। R² को फिर मैप करना है किसके साथ, आपने R के साथ। R² लिख लें जी। 1 2 3 1 2 3 किस पर मैप हो रहा है, ये देखिए मैंने पहले जो रेड कलर में लिखा वो मैंने R² लिखा, वो मैंने ये जो मेरा आंसर निकला था इसके मुताबिक मैंने मैपिंग डिफाइन की है। 1 को 3 पे मैप करवाया है, 2 को भी 3 पे मैप करवाया और 3 को भी 3 पे मैप करवाया। अब मैंने R³ बनाना है, R² मेरे पास है, मतलब कंपोजिशन मैंने R के साथ लेनी है और R तो मेरा ये है। मतलब नेक्स्ट अगर जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा है उसको मैंने रिलेट किसके थ्रू करना है, मैंने इस ग्रीन रिलेशन के थ्रू करना है। मतलब 1 को 3 पे 2 पे मैप करो, 1 को 2 पर, 2 को 3 पर, 3 को 3 पर। अब आपने यहाँ से R³ निकालना है। 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 आगे 3 पे मैप हो रहा है, लिहाजा 1 और 3 इकट्ठा होगा। 2 3 पे मैप हो रहा है, इस तरीके से ये R³ निकल आया। अब आपने बेसिकली क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव क्लेयर ऑफ R। ट्रांजिटिव क्लेयर ऑफ R के लिए आपने इस R का, 1 का, 2 का और ये R3 का आपने यूनियन ले लेना है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ट्रांजिटिव क्लेयर, ठीक है। ट्रांजिटिव क्लेयर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जगह कम है, पहले आप R लिख लें। R आपके पास क्या है, 1 2 2 3 3 3, उसका फिर यूनियन लेना R², लेकिन वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो पहले मौजूद ना हो। 1 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिख लें। 2 3 यहाँ मौजूद है, 3 3 मौजूद है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। R³ की नेक्स्ट बारी है। 1 3 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2 3 भी लिखा हुआ है, 3 3 भी लिखा हुआ है, लिहाजा ये जो रेड कलर में लास्ट मैंने लिखा है जिसके सामने मैंने TC मतलब ट्रांजिटिव क्लेयर ऑफ R लिखा है वो ये है।
इसके लिए सिंपल फॉर्म ये होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, कम ही पूछा जाता है। इनफाइनाइट बड़े सेट्स के लिए मतलब 1 2 3 के लिए तो पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा जो है अवॉइड ही किया जाता है। तो इसके लिए आपको कंपोजिशन का पहले पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम मैंने कंपोजिशन का किया। तो प्रीवियस लेक्चर जिसने गो थ्रू किया होगा वो बेसिकली यहाँ पर ट्रांजिटिव क्लियर लेने की पोजीशन में होगा, अदरवाइज नहीं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में उसने दे दिया है, जिसमें यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिया है और उसने ABC ले लिया है। उसमें वही उसने आपसे पूछा है कि आप रिफ्लेक्सिव क्लियर निकालें, सिमेट्रिक क्लियर निकालें और ट्रांजिटिव क्लियर निकालें। वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। एक थ्योरम रहता है, उसकी तरफ मूव करते हैं। थ्योरम बहुत इजी है, कहता है सी आपके पास कोई कलेक्शन है रिलेशंस की, ठीक है, एस रिलेशंस हैं, ठीक है, सेट ए पर डिफाइन किए गए हैं, और टी जो है बेसिकली वो आपके पास उन एस रिलेशंस का इंटरसेक्शन है। मतलब दूसरे अल्फाज में आप इस सारी चीज़ को क्या लिख सकते हैं कि टी बेसिकली किसकी इक्वल है, इंटरसेक्शन किन का, उन तमाम रिलेशंस का जो किस पर डिफाइंड हुए हुए हैं, ए पर, और बिलोंग करते हैं स्टाइलिश सी से। मतलब वो जो एस है ना, उनका इंटरसेक्शन लिया तो जो आंसर बनता है ना आपके पास, उसको उसने टी का नाम दिया है। अब थ्योरम में आपको ये कह देता है कि अगर इफ एवरी एस इज सिमेट्रिक, अगर हर एस सिमेट्रिक है देन टी इज सिमेट्रिक, तो प्रूव करें टी भी सिमेट्रिक है। दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एस सिमेट्रिक है, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इज अगेन सिमेट्रिक। ये भी फॉर्म आपकी क्वेश्चन की आ सकती है। हमने बेसिकली इंटरसेक्शन इस टी को बेसिकली क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। और सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ता है कि ए बी अगर बिलोंग करता है किससे, आर से, देन बी ए बी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। अब यहाँ पर आर की जगह क्या है, टी, तो हम क्या कंडीशन प्रूव करेंगे कि ए बी टी से बिलोंग करे, तो फिर बी ए बी टी से बिलोंग करना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत सिंपल है। हम ले लेते हैं क्या, सपोज ए बी बिलोंग्स टू टी। देखें ए बी ऑर्डर पेयर अगर टी में है तो टी तो इस इंटरसेक्शन की इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑर्डर पेयर किससे बिलोंग कर जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एस सच दैट एस इज अ रिलेशन फ्रॉम कलेक्शन सी। इसमें कोई भी स्टाइलिश सी लिखा हुआ कुछ भी हो सकता है। अगर एक ऑर्डर पेयर इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर फॉर एवरी एस, हर एस में है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ इंटरसेक्शन में तभी जाती है जो सब में मौजूद हो, तो मतलब तमाम के तमाम एस में मौजूद होगी। इस वजह से क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं। अब देखें एस आपके पास क्या है, एस तो उसने बोला हुआ है सिमेट्रिक है। एस अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए बी इसमें है तो बी ए बी इसमें होगा। मतलब बी ए बिलोंग्स टू एस। और रीजन आपके पास क्या है, सिंस एस इज सिमेट्रिक। अब रिवर्स प्रोसेस लगा लें। अगर बी ए एस में है, इसका मतलब क्या हुआ, फिर बी ए इंटरसेक्शन ऑफ एस में भी होगा, और इंटरसेक्शन ऑफ एस वो किसके इक्वल है, वो तो टी के इक्वल है। देखें आपने ए बी टी से लिया था और बी ए बी टी में आ गया, लिहाजा आप क्या कह सकते हैं, टी इज सिमेट्रिक, कि टी भी आपके पास क्या बन चुका है, सिमेट्रिक। नेक्स्ट में आपको कहता है कि सपोज एस आपके पास ट्रांजिटिव है, तो टी जो बेसिकली इंटरसेक्शन है उन तमाम एस का, वो भी ट्रांजिटिव। मतलब ये इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांजिटिव इज अगेन ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं पहले रिलेशन लिख देती हूँ कि अगर ए बी और बी ए बिलोंग करे किससे, टी से, देन आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ बी सी है, तो फिर आपके पास ए सी भी बिलोंग करना चाहिए टी से। तो हम ले लिए दो ऑर्डर पेयर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कह देते हैं, सपोज ए बी एंड
बी सी बिलोंग्स टू टी। अगर ये टी में है इसका मतलब है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स किस में है, टी किसके इक्वल है आपके पास, टी तो इंटरसेक्शन ऑफ एस सच दैट एस बिलोंग्स टू स्टाइलिश सी। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैंने डेफिनेशन बताई आपको। अब देखें अगर ये इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन में तो वो चीज़ आती है जो तमाम में हो, मतलब ए बी और बी सी फिर बिलोंग कर जाएगा एस से, यहाँ पर आएगा फॉर एवरी एस, तमाम एस जो स्टाइलिश सी में पड़े हैं। अब ज़रा यहाँ पर गौर करिएगा, एस तो आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव रिलेशन तो ये कहता है कि अगर ए बी और बी सी एस में है तो फिर ए सी भी किस में पड़ा होगा, एस में पड़ा होगा। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू एस, और रेफरेंस आपका क्या है, सिंस एस इज ट्रांजिटिव, एस आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि ए सी फिर बिलोंग कर गया उनके इंटरसेक्शन, क्योंकि ये फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू है ना, तो तमाम एस में ए सी मौजूद है। अगर तमाम एस में ए सी मौजूद है तो इसका मतलब है उनकी इंटरसेक्शन में भी मौजूद है, और उनकी इंटरसेक्शन में मौजूद है तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन तो टी के इक्वल है, ए सी फिर टी में भी मौजूद है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लिया था ए बी और बी सी टी में था, लेकिन उसको चलाते हुए हम कहाँ पहुंचे हैं कि ए सी बी टी में मौजूद है। तो ये तो किसकी कंडीशन पूरी हो गई है, ट्रांजिटिव की कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं हेंस टी इज ट्रांजिटिव। डियर व्यूवर्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और आपका सिलेबस बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।